हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू प्रवीण स्टडी पॉइंट। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं मगध महाजनपद के उत्कर्ष के बारे में। ठीक है दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने 16 महाजनपदों के बारे में और उसकी राजधानियों के बारे में पढ़ा था। ठीक है दोस्तों, आज हम उन्हीं 16 महाजनपदों में से एक महाजनपद मगध, जो कि सारे महाजनपदों के ऊपर विजय प्राप्त करता है और एक बड़े साम्राज्य के रूप में डेवलप होता है। ठीक है, तो हम उसके उत्कर्ष के बारे में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, हम जानेंगे कि वो कौन से ऐसे कारण थे मगध के पास जिसके वजह से वो इतने बड़े साम्राज्य के रूप में डेवलप होने में सफल होता है। ठीक है, तो दोस्तों इसे समझने के लिए हमें थोड़ा बैकग्राउंड में जाना पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, आप ये जो 6th सेंचुरी BC का टाइम पीरियड देख रहे हैं, जिसमें 16 महाजनपद भारत के नक्शे में हमें दिखाई दे रहे हैं। ठीक है दोस्तों, इससे पीछे का जो काल था वो उत्तर वैदिक काल था। ठीक है, उसमें जनपद हुआ करते थे। ठीक है, 1000 BC में लोहे का खोज होता है, लेकिन लोहे के खोज होने से ये सारे जो डेवलपमेंट इस टाइम पीरियड में हमें देखने को मिलते हैं वो उसी वक्त शुरू नहीं हो जाते। ठीक है, लगभग 600 BC में, यानी लगभग 6th सेंचुरी BC में लोहे के बहुत अत्यधिक प्रयोग हमें देखने को मिलते हैं। ठीक है, और लोहे से बहुत सारे ऐसे तकनीक बना लिए जाते हैं जिससे बहुत सारे औजार बनाकर हम कृषि तकनीक में भी यूज कर सकते थे। ठीक है, और इसके वजह से कृषि का डेवलपमेंट होता है, कृषि का विकास होता है, और कृषि से हमें कृषि अधिशेष प्राप्त होने लगता है। ठीक है, और कृषि अधिशेष प्राप्त होने से व्यापार में भी प्रगति होती है और बहुत सारे अस्थाई जीवन आ जाता है। अस्थाई जीवन आने से बहुत सारे आर्ट एंड क्राफ्ट बनने लगते हैं, उसका डेवलपमेंट होने लगता है। ठीक है, और इसी तरह से अस्थाई जीवन आने से, आर्ट एंड क्राफ्ट के डेवलपमेंट होने से व्यापार में प्रगति होती है। ठीक है, जब व्यापार डेवलप्ड होता है तो फिर सिक्कों का प्रचलन भी वहाँ पे आ जाता है। ठीक है, और इन सारे चीज़ों से नगरों का उदय होता है। और ये जो हम 6th सेंचुरी BC का टाइम पीरियड देखते हैं और ये जो 16 महाजनपद देखते हैं, इस टाइम पीरियड में बहुत सारे नगरों का उदय होता है। ठीक है, ये जो 16 महाजनपद हमें देखने को यहाँ पे मिल रहे हैं, उसकी राजधानियाँ जो थे वो मुख्यतः नगरों में थे। ठीक है, और वो नगर बहुत सभ्य होते थे, उसमें व्यापार बहुत अच्छे तरीके से होता था, कृषि भी बहुत अच्छे से होता था। ठीक है, यानी कि अधिशेष भी बचा लिया जाता था। ठीक है, तो इस तरह की चीज़ें थी यहाँ। दोस्तों, ये जो 6th सेंचुरी BC का टाइम पीरियड है, उस समय में ये 16 महाजनपद भारत के नक्शे में हुआ करते थे। ठीक है, लेकिन उसमें से 4 महाजनपद मगध, वत्स, कौशल और अवंती। ठीक है, आप यहाँ नक्शे में देख लीजिए, ये मगध है, ये वत्स है, ये कौशल है और ये अवंती है। ठीक है, नीचे में तो ये चारों महाजनपद शक्तिशाली हुआ करते थे। ठीक है, मतलब ये बहुत सारे महाजनपद थे, लेकिन उनमें से ये 4 महाजनपद जो थे वो सबसे शक्तिशाली थे। ठीक है, लेकिन फिर भी इन चारों में और इन 16 में मगध जो महाजनपद है, बिहार में था यहाँ पे। ठीक है, ये सबसे ज़्यादा डेवलप करता है और इसका विस्तार सबसे ज़्यादा होता है कालांतर में। ठीक है, तो ये क्यों होता है, इसके उत्कर्ष का कारण क्या है? ठीक है, इसको हम लोग जानने का प्रयास करते हैं। ठीक है, तो दोस्तों इसके उत्कर्ष का सामाजिक कारण भी है, आर्थिक कारण भी है, राजनीतिक कारण भी है और साथ में भौगोलिक कारण भी है। ठीक है, जिसके वजह से मगध इतना शक्तिशाली होता है। ठीक है दोस्तों, अगर हम इसके सामाजिक कारण की बात करें तो दोस्तों वैदिक सभ्यता जो थी वो मगध तक पहुँच नहीं पाई थी। ठीक है, पहुंच गई भी थी तो बहुत कम। ठीक है, मतलब वैदिक सभ्यता का प्रभाव मगध पर बहुत कम था। ठीक है, जिसके वजह से वैदिक सभ्यता के कई नियम कानून मगध के ऊपर लागू नहीं होते थे। ठीक है, इसीलिए मगध साम्राज्य के लोग एक तरह से स्वतंत्र थे। ठीक है, इनकी विचारधारा स्वतंत्र थी। ठीक है ना। दूसरा, अगर हम इसके आर्थिक कारण को देखें तो मगध में अगर हम देखें तो यहाँ पे लौह खानों की पर्याप्त मात्रा थी। ठीक है, यहाँ पे लौह खान निकटतम क्षेत्र में थे और यहाँ से अच्छे अस्त्र शस्त्र यहाँ पे बनाए जा सकते थे। ठीक है, अच्छी क्वालिटी के। ठीक है, और उससे युद्ध में हम इन लोगों को बहुत सहायता प्राप्त हो सकती थी। अगर हम इसके भौगोलिक कारण की चर्चा करें तो दोस्तों यहाँ जो मगध है उसकी जो राजधानी थी, जैसे राजगीर और पाटलिपुत्र, इसको प्राकृतिक रूप से सुरक्षा प्रदान होती थी। ठीक है, जैसे राजगीर में अगर हम देखें तो ये 5 पहाड़ियों से घिरा हुआ था और आसपास पूरे जंगल थे। ठीक है, तो एक तरह से ये पहाड़ी दुर्ग के रूप में था।
जो कि अभेद्य था, ठीक है। लेकिन इससे भी बड़ी बात कि जो पाटलिपुत्र राजधानी थी इनकी, वो चारों तरफ से नदियों से घिरा हुआ था और ये नदियां एक तरह से पाटलिपुत्र को एक जल दुर्ग बनाती थी, ठीक है, जो कि एक अभेद्य दुर्ग की तरह लगता था, ठीक है। इसीलिए मगध को इतनी आसानी से जीतना संभव नहीं था किसी के लिए भी, ठीक है। तो ये इसकी भौगोलिक विशेषता हो गई, ठीक है। और साथ में अगर हम इसका राजनीतिक कारण देखें तो इसमें कई वंश हुए। मगध जो महाजनपद है, इसमें कई राजाओं ने शासन किया, राजाओं के कई वंशों ने शासन किया, ठीक है, जैसे हर्यक वंश, उसके बाद शिशुनाग, बहुत सारे वंशों ने यहाँ पे शासन किया, ठीक है। लेकिन क्या हुआ कि मगध में जितने भी राजा हुए अधिकतर महत्वाकांक्षी शासक हुए, जो कि साम्राज्य विस्तार में ज़्यादा ध्यान देते थे, ठीक है। और हर शासक, यहाँ का हर शासक साम्राज्य को विस्तृत करना चाहा, ठीक है। और साथ में इसके लिए कई नीतियाँ अपनाई, ठीक है, बहुत सारी नीतियाँ अपनाई। और उसमें से सबसे बड़ी नीति जो थी वो वैवाहिक नीति थी, जो बिंबिसार सबसे पहले अपनाया था, ठीक है। बिंबिसार क्या करता है कि ये जो शक्तिशाली राज्य थे इनके आसपास, उनकी राजकुमारियों से शादी कर लेता है। हम इसके बारे में देखेंगे, अभी डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो इनकी क्या थी राजनीतिक अगर कारण देखें तो यहाँ के महत्वाकांक्षी शासक थे सारे के सारे। और साथ में क्या था कि ये बहुत सारी ऐसी नीतियाँ अपनाए जिससे मगध साम्राज्य का विस्तार हो सके, जैसे वैवाहिक नीति, अगल बगल के जो राज्य थे, अगल बगल के जो महाजनपद थे, ठीक है, उनकी राजकुमारियों से शादी करके अच्छा संबंध स्थापित किया और बाद में उन क्षेत्रों को विजित कर लिया, ठीक है, जीत भी लिया। दोस्तों अब हम इसकी पूरी कहानी जानते हैं कि ये जो मगध साम्राज्य था वो किस तरह से एक दूसरे को हराया, एक दूसरे महाजनपद को हराया और खुद में मिला लिया, ठीक है। दोस्तों ये जो मगध साम्राज्य है जो कि बिहार में था, उसमें सबसे पहला वंश बृहद्रथ वंश ने शासन किया, ऐसा कहा जाता है, ठीक है। उसके बाद हर्यक वंश आया, ठीक है। हर्यक वंश का एक राजा बिंबिसार था, उसने कई नीतियों से इसका साम्राज्य विस्तार किया, ठीक है। जैसे वो एक महत्वाकांक्षी शासक तो था ही, इसके साथ साथ उसने वैवाहिक नीति भी अपनाई अपने साम्राज्य विस्तार के लिए, ठीक है। उसने अपने आसपास के जितने भी महाजनपद थे जो कि शक्तिशाली थे, ठीक है, उनके साथ वैवाहिक संबंध स्थापित किया। जैसे ये जो मगध है, ये मगध है, ठीक है, इसका राजा है बिंबिसार, ठीक है। यहाँ पे कौशल है जो कि एक शक्तिशाली महाजनपद है, इसकी एक राजकुमारी थी कौशला देवी, ठीक है, उससे बिंबिसार ने शादी कर लिया, ठीक है। उस समय तक बिंबिसार इस अंग को जीत लिया था, ठीक है। और साथ साथ ये जो कौशल था उसने काशी को जीत लिया था, ठीक है। और जब बिंबिसार ने कौशल की राजकुमारी कौशला देवी के साथ विवाह किया तो कौशल के राजा ने काशी को दहेज में दे दिया, किसको, बिंबिसार को, ठीक है। तो ये काशी जो है वो मगध का हिस्सा हो गई अब, ठीक है। लेकिन कालांतर में क्या होता है बाद में, और इसके साथ साथ बिंबिसार ने ये जो वज्जी है, ठीक है, वज्जी से भी इसको भय रहता था क्योंकि आपसी संघर्ष होते रहते थे, इसलिए, ठीक है। तो इसने क्या किया कि वज्जी संघ जो था उसमें लच्छवी नरेश चेटक जो थे उसकी पुत्री चेल्लन्ना के साथ इसने विवाह कर लिया, ठीक है। तो इसके साथ भी मैत्री संबंध हो गया। अब इसे आसपास में कोई भय नहीं था, ठीक है, अंग को जीत लिया था, ठीक है, काशी दहेज में मिल चुकी थी, कौशल के साथ उसकी राजकुमारी से विवाह कर लिया था और साथ में वज्जी की राजकुमारी से भी विवाह कर लिया था, ठीक है। अब इस तरह से इसने अपने आसपास के एरिया में एक मैत्री संबंध स्थापित कर लिया और साथ में साम्राज्य विस्तृत भी कर लिया, ठीक है। दोस्तों इसके बाद इस मगध में बिंबिसार के बाद दूसरा राजा होता है अजातशत्रु, ठीक है। ये अजातशत्रु बिंबिसार का बेटा ही था, लेकिन इसने ऐसा माना जाता है कि अजातशत्रु ने अपने पिता को मारकर यहाँ पे गद्दी संभाला, ठीक है, सिंहासन पर बैठा। ये अजातशत्रु भी एक महत्वाकांक्षी शासक था, ठीक है, इसने अपने पिता की हत्या करके शासन संभाला था, ठीक है। और इसने क्या किया कि जब इसने अपने पिता की हत्या कर दी, ठीक है, तो इससे जो कौशल का राजा था, ठीक है, कौशल की राजकुमारी यहाँ शादी होकर आई थी, ठीक है, और उस वजह से काशी से मिला हुआ था, ठीक है। लेकिन जब अपने पिता की हत्या कर देता है अजातशत्रु तो यहाँ का जो राजा होता है प्रसेनजीत वो काशी वापस ले लेता है। वो कहता है कि तुमने अपने पिता को मारा है, ये ठीक नहीं है और काशी
वापस ले लेता है, ठीक है। लेकिन अजातशत्रु को इससे गुस्सा आ जाता है, ठीक है। अजातशत्रु क्या करता है कि प्रसेनजीत से युद्ध करता है, ठीक है। कौशल का राजा प्रसेनजीत से युद्ध करता है और प्रसेनजीत को हरा देता है, ठीक है। जब प्रसेनजीत हार जाता है तो एक संधि होती है, ठीक है, और प्रसेनजीत अपनी बेटी का जो विवाह अजातशत्रु से करा देता है। प्रसेनजीत की बेटी का नाम वजीरा था। ये प्रसेनजीत अपनी बेटी का विवाह किससे करा देता है? मगध का राजा अजातशत्रु से, ठीक है। और फिर से काशी इसको मिल जाती है अजातशत्रु को, ठीक है। और इस तरह से फिर से मैत्री संबंध स्थापित हो जाता है। उसके बाद क्या है कि ये जो अजातशत्रु होता है ना, उसके बाद उदयन यहाँ का राजा बनता है, ठीक है, उदयन, ठीक है। अब ये उदयन जो था ऐसा माना जाता है कि ये अजातशत्रु को मारकर राजा बना था, ठीक है। मतलब एक तरह से ये जो वंश था ना, इसको हम लोग पितृहंता वंश के नाम से भी जानते हैं। यहाँ हर राजा अपने पिता को मारकर ही राजा बन रहा था, ठीक है। अब उदयन ये भी अपने पिता अजातशत्रु को मारकर ही राजा बना था, ऐसा कहा जाता है, ठीक है। महावंश के अकॉर्डिंग ऐसा कहा जाता है, ठीक है। इसने अपनी राजधानी को राजगृह से हटाकर पाटलिपुत्र कर दिया, ठीक है। और इसने साथ में किसको जीत लिया? अवंती एक शक्तिशाली राज्य था, मतलब साम्राज्य था, ठीक है, महाजनपद था। इस महाजनपद को अवंती को जीत लिया, ठीक, किसने? उदयन ने, ठीक है। उसके बाद कई राजा हुए लेकिन वो उतने इम्पोर्टेंट नहीं है। उसके बाद कौन सा वंश आता है? शिशुनाग वंश, जो कि मगध में शासन करता है, ठीक है। इस शिशुनाग वंश की स्थापना शिशुनाग ने की थी, ठीक है। ये राजधानी जो थी, ये क्या बोलते हैं, पाटलिपुत्र, ठीक है। इस पाटलिपुत्र को ये फिर से वैशाली राजधानी बना लेता है, ठीक है, वैशाली राजधानी बनाता है। और अवंती को जो बचा खुचा पार्ट था उसको भी ये जीत लेता है, ठीक है। अवंती के बचे खुचे पार्ट को भी जीत लेता है। उसके बाद काकवर्ण यहाँ का राजा बनता है, जो कि फिर से पाटलिपुत्र को राजधानी बनाता है, ठीक है। उसके बाद ये जो काकवर्ण था, ठीक है, मगध का राजा, इसके शासनकाल में 10 वर्ष बाद, ठीक है, इसके शासनकाल में ही जब ये राजा बनता है उसके 10 वर्ष बाद क्या होता है, यहाँ पे द्वितीय यानी सेकेंड बौद्ध संगीति होती है, ठीक है, मगध में। अब क्या हुआ, नंद वंश बनता है। इसके बाद कई राजा होते हैं, 2-3। उसके बाद नंद वंश इस मगध साम्राज्य का शासक होता है, नंद वंश इसमें आता है, ठीक है। अब नंद वंश में इसकी स्थापना जो है महानंदिन करता है और जल्दी ही इसे हरा देता है, कौन? महापद्म, ठीक है। अब ये महापद्म जो होता है वो पुराणों में कहा गया कि ये शूद्र है, जैन धर्म इसे वैश्या का पुत्र कहते हैं, ठीक है। और लेकिन जो भी, ये एक तरह से बहुत सुदृढ़ शासक था लेकिन अत्याचारी बहुत था, ठीक है। ये अपने नाम के आगे एक छत्र शासक लगाता है, ठीक है, एकराट शासक कहता है खुद को, ठीक है ना। एक इतिहासकार है कार्टेशियस, ठीक है, ये इसे एक नाई का पुत्र कहता है, ठीक है। लेकिन जो भी, ये जो महापद्म था मगध का शासक नंद वंश का, उस समय ये एक सुदृढ़ व्यवस्था यहाँ पे लेके आता है, ठीक है। उसके बाद यहाँ का राजा धनानंद बनता है कालांतर में, ठीक है। जब धनानंद यहाँ का शासक बनता है उस समय तक मगध साम्राज्य एक शक्तिशाली साम्राज्य के रूप में उभर चुका था, ठीक है। जो नींव बिंबिसार और अजातशत्रु ने मगध में रखी थी साम्राज्य विस्तार की, ठीक है, नंद वंश तक आते आते इसका ठीक ठाक विस्तार हो चुका था और एक सुगठित शासन व्यवस्था यहाँ पे आ चुकी थी, ठीक है। अब ये जो धनानंद था ना, एक तरफ क्या है कि ये जो भारत है और ये पूर्वी भारत यानी मगध से एकीकरण का दौर चला था, ठीक है, एकीकृत हो रहा था सारा साम्राज्य यहाँ पे, ठीक है। ठीक उसी समय ये जो उत्तर पश्चिमी वाला इलाका है भारत में, यहाँ गांधार कंबोज वाला इलाका था, यहाँ डिसइंटीग्रेशन हो रहा था, यानी विकेंद्रीकरण हो रहा था। बहुत सारे राज्य छोटे छोटे थे और स्वतंत्र रूप से यहाँ पे थे, क्योंकि वैसी कोई शक्ति नहीं थी यहाँ पे जो सबको एकीकृत कर सके, ठीक है। तो इसी वजह से विदेशियों का ध्यान इस ओर आता है, ठीक है। और विदेशी जैसे ईरानी यूनानी जो थे इस एरिया में, वे लोग यहाँ पे अटैक किए, ठीक है। जिस समय मगध में धनानंद शासन कर रहा था उसी समय इधर से ईरानियों का अटैक होता है,
उसके बाद उसके कुछ समय बाद यूनानियों का अटैक होता है। यूनानियों में कौन? तो सिकंदर का अटैक होता है, ठीक है। ईरानियों में साइरस प्रथम फर्स्ट में अटैक करता है, वो हिंदुकुश पर्वतमाला के उधर ही रह जाता है। लेकिन उसके बाद यहाँ पे डेरियस फर्स्ट नाम का शासक अटैक करता है और कांधार काबुल वाला इलाका वो जीत लेता है, ठीक है। उसके बाद यूनानी शासक जो कि यहाँ ईरान वाले इलाके को, फारस वाले इलाके को जीतते हुए जो कि विश्व विजय के लिए निकला था, वो भी यहाँ पे पहुँचता है और व्यास नदी के पश्चिम के सारे इलाके को वो जीत लेता है, ठीक है। लेकिन व्यास नदी के इधर जो धनानंद का साम्राज्य था उधर नहीं आ पाता है। इसके पीछे कई कारण थे, उसको हम लोग चर्चा करेंगे, विदेशी आक्रमण, ठीक है। लेकिन इसके आगे नहीं आ पाता है, ठीक है, व्यास नदी के उधर ही रह जाता है। और उसके सैनिक कहते हैं कि यहाँ पे जो योद्धा थे, भारतीय शासक ही कहेंगे हम, ठीक है, हिंदुकुश पर्वतमाला के पूरब में, जैसे कि पोरस, इन लोगों के साथ युद्ध होता है सिकंदर की सेना का। और सिकंदर की सेना अनुमान लगा लेती है कि भारतीय सैनिक कितने वीर हैं, किस तरह से युद्ध कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पे उन्हें किसी भी बड़े साम्राज्य का सामना नहीं करना पड़ा था। जब वे व्यास नदी के इधर देखते हैं तो ये एक बहुत बड़ा और सुगठित साम्राज्य था धनानंद के नेतृत्व में, ठीक है। तो वे लोग इससे आगे आने का प्रयास नहीं करते और उसके सैनिक वहाँ से लौट जाते हैं। और उस समय सिकंदर भी, उसको भी मजबूरन वहाँ से लौटना पड़ता है, ठीक है। तो इस तरह की चीज़ें थी। तो ये जो धनानंद था, ये एक तरह से सुगठित शासन व्यवस्था यहाँ पर लेकर तो आया था, लेकिन लोगों से इतना ज़्यादा टैक्स लेता था, ये एक लोकप्रिय शासक बिल्कुल भी नहीं था, ठीक है। और ये अत्याचार करता था और निर्मम शासक था, ठीक है। और एक बार ये कहानी क्या है ना कि यहाँ जो गांधार वाले इलाके में तक्षशिला विश्वविद्यालय था, वहाँ एक टीचर पढ़ाते थे जिसका नाम चाणक्य था, ठीक है। वो चाणक्य जो है वो इसी समय इस एरिया में आते हैं जब सिकंदर यहाँ पे अटैक करना चाहता था उस समय, ठीक है। और उस समय ये धनानंद के दरबार में जाते हैं और सिकंदर के अटैक को लेकर कुछ बातें वहाँ पे धनानंद के दरबार में करते हैं, ठीक है। तो धनानंद उन्हें अपमानित कर देता है। उस समय चाणक्य अपनी शिखा यानी उनकी जो चोटी होती है उनको वे खोल देते हैं और वे कहते हैं कि जब तक मैं तुम्हें इस गद्दी से उतार नहीं दूंगा तब तक मैं अपनी शिला बांधूंगा नहीं, ठीक है। इस तरह का वो प्रण लेते हैं और उसे संयोगवश चंद्रगुप्त मौर्य मिल जाता है। उसे वे तक्षशिला ले जाते हैं और वहाँ उसे ट्रेनिंग देते हैं, ठीक है। कुछ साल ट्रेनिंग देने के बाद चंद्रगुप्त मौर्य जो है वो धनानंद को हरा देता है, ठीक है। और धनानंद को हराने के बाद यही चंद्रगुप्त मौर्य एक बहुत बड़े साम्राज्य के नींव रखता है। इसको हम लोग कहते हैं मौर्य साम्राज्य, ठीक है। और वही चंद्रगुप्त मौर्य साम्राज्य की स्थापना करता है, जिसके में हम आगे अशोक को भी देखते हैं, ठीक है। तो इस तरह की चीज़ें थी। तो धनानंद तक यहाँ पे अंत हो जाता है महाजनपद काल का। उसके बाद मौर्य साम्राज्य का शुरुआत होता है, जिसकी शुरुआत चंद्रगुप्त मौर्य करता है, ठीक है। तो इस तरह से ये महाजनपद काल यहाँ पे ख़त्म होता है, ठीक है। तो अगले जो वीडियोस हैं उसमें हम महाजनपद काल के बाद मौर्य साम्राज्य की ओर चर्चा करेंगे, ठीक है। और उसमें हम जानेंगे कि चंद्रगुप्त मौर्य किस तरह से यहाँ पे शासन स्थापित करता है, वो किस तरह से अपना शासन व्यवस्था चलाता है, टैक्सेशन प्रणाली उसकी कैसे रहती है, ठीक है। उसका प्रशासन तंत्र कैसे रहता है, ठीक है। उसका बहुत सारा विस्तृत एरिया है जानने के लिए। मौर्य साम्राज्य में हम सारी चीज़ों पर चर्चा करेंगे, ठीक है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियोज़ में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।